गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो डेली हम लोग यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आज की जो देखेंगे हम लोग मॉडल पेपर 10 को देखेंगे। और आप लोग पीछे के लेक्चर को नहीं देख पाए हैं तो उसका जो वीडियो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। 1 से लेकर 9 तक उसमें जो मॉडल पेपर के प्रश्न मिलेंगे वो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को ये क्लास की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जो क्लासें होगी वहाँ पे उस क्लास के लिंक और उस क्लास की PDF वहाँ पे मिल जाएगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या पहला। तो यहाँ पे देखिए साथियों, प्रश्न संख्या जो पहला है यहाँ पे जो प्रश्न पहला है कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य क्या है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो इसका जो तात्पर्य है गुट निरपेक्षता का, वह है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। यहाँ पे देखे तो सी ऑप्शन जो है सही हो रहा है, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। ओके, प्रश्न आते हैं हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न पे। ये जितने सारे प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देखिए प्रश्नों को। तो यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न कर है कि निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, तो जिसमें क्या होता है। तो देखिए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है और उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है और निजी क्षेत्र के हाथ में प्रबंध हस्तांतरण किया जाता है, वहीं जो है निजीकरण की प्रक्रिया माना जाता है। तो यहाँ पे देखें तो राइट आंसर जो दोस्तों सही हो रहा है सी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है। प्रश्न आते हैं तीसरे नंबर पे। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न करे कि इनाम जो भूमि है ये किसे दिया जाता है। तो इनाम जो भूमि है यह विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता है। यहाँ पे जो ए विकल्प जो है ये सही हो रहा है। किसे दिया जाता है इनाम भूमि, तो जो विद्वान लोग होते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उसी को इनाम भूमि मतलब कह सकते हैं इनाम के रूप में भूमि को प्रदान किया जाता है, उन्हें दिया जाता है। ठीक है, जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। प्रश्न देखिए चौथा नंबर पे। चौथा नंबर जो प्रश्न है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। ओके, तो उनका जो नाम हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण विद्वान है, जो फेमस विद्वान है, उनका नाम होगा अब्दुल कलाम आजाद। ये ए विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ये जो अब्दुल कलाम आजाद हैं वह स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किए थे। कौन महत्वपूर्ण योगदान दिए थे? तो अब्दुल कलाम आजाद दिए थे। क्लियर। प्रश्न देखिए 5 नंबर। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा से गुजरती है। यहाँ पे बोला गया है कि जिस महाद्वीप से होकर एक काल्पनिक रेखाएं, इसके बाद कर्क रेखाएं, इसके बाद मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, वह कहाँ से गुजरती है, उस महाद्वीप का क्या नाम है। तो उसका नाम हो जाएगा ए अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहे हैं। प्रश्न आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर जो प्रश्न करे कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं। शीत ऋतु के दिनों में जो मौसम होता है वह कैसा दिखाई देता है जिससे हम लोग को ठंड महसूस सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर मौसम जो साफ रहता है, फ्रेश रहता है, तो वहाँ पे जो ठंड होता है सबसे ज़्यादा लगता है। अगर बादल रहेंगे आकाश में तो ठंड बहुत कम लगेगी, लेकिन ठंड के मौसम में अगर मौसम फ्रेश है तो उस समय ठंड जो होगा अधिक मतलब लगेगा, उस समय टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न आते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न पे।
देखिए यहाँ पे जो 7 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है ये। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो देखें तो यहाँ पे जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, यही जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है पहला और दूसरा, ये विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह प्रश्न जो होंगे बीपीएससी के द्वारा पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस प्रश्नों को जरूर ख्याल कीजिएगा अगर आप लोग को इस बार बिहार शिक्षक भर्ती में सफलता हासिल करना है तो। प्रश्न आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, 8 नंबर। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की क्या चुनौती हो सकती है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण चुनौती मानी जा सकती है कि नगरीय और पंचायती राज की संस्थाओं को प्रजातांत्रिक बनाने की गतिविधियां। इसके बाद बी में कह रहा है कि प्रशासनिक इकाइयों को प्रजातांत्रिक बनाने की और सभी स्तरों पर सत्ता में भागीदारी को विस्तार करने की परिस्थिति। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों विकल्प सही होने, तो डी ऑप्शन जो होगा इसमें सही होगा दोस्तों। इनमें से सभी जो विकल्प हैं वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेंगे, चुनौती उसका प्रदान करेंगे। तो यही तीनों विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहे हैं। प्रश्न देखिए 9 प्रश्न कह रहा है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। यहाँ पे देखिए तो सी विकल्प सही होगा। क्या उसका नाम था? तो उसका नाम इबादत खाना था, जो अकबर के द्वारा एक उपासना भवन तैयार किया गया था। आगे प्रश्न देखिए, आते हैं प्रश्न संख्या 10 नंबर पे। 10 नंबर प्रश्न है कि मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया था। बहुत सरल सा प्रश्न है। तो देखें तो 1941 ईस्वी में आक्रमण किया था। कि कौन आक्रमण किया था? तो जापानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था। प्रश्न आते हैं 11 पे। इसी तरह प्रश्न हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे और सबसे ज्यादा बेहतर आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। 11 प्रश्न है कि मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। तो ये जो है बात करें तो यहाँ पे देखें तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं हो रहा है। यहाँ पे नन कर लीजिएगा। जो मुगल सम्राट है मीर बख्शी, ये किस विभाग की अध्यक्षता करता था। तो यहाँ पे देखें तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, इसीलिए यहाँ पे ई विकल्प सही हो रहा है। प्रश्न देखिए 12। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि 1930 में चटगांवा के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था। अच्छा सा प्रश्न है ये दोस्तों। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा ये सही होगा। सूर्य सेन थे। कौन नेता थे? तो सूर्य सेन थे, जब 1930 में चटगांवा के सरकारी शस्त्रागार पर हुआ जो आक्रमण था, उसके नेता थे सूर्य सेन थे। प्रश्न आते हैं 13 पे। 13 नंबर जो प्रश्न है कि इसमें से कह रहे हैं कि निर्मुक्ता में से सही मिलान करना है। इसमें से मिलान करना है और देखना है दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो फ्रास्टिटवाद जो हो जाएंगे मुसोलिनी हो जाएंगे, प्रजातंत्र वुडरो विल्सन, नास्तिकवाद एडोल्फ हिटलर और समाजवाद लेनिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो देख लेते हैं, पहला तीसरा ऑप्शन होगा, इसके बाद चौथा होगा, इसके बाद पहला और इसके बाद दूसरा हो जाएगा। तो 3 4 1 2 जो विकल्प होंगे उसी को हम लोग सही करेंगे। तो देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। प्रश्न आते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर जो प्रश्न है कि चौथ क्या है। चौथ क्या है? प्रश्न अच्छा सा है। तो चौथ जो है एक पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाए गए भूमि कर, शिवाजी द्वारा लगाए गए एक भूमि कर है, जिसको चौथ के नाम से उस समय जाना जाता था। तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 15 प्रश्न है कि वेदांत निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है। वेदांत, तो वेदांत जो है पारसी की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है वेदांत। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं।
प्रश्न देखिए 16 प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था। तो फ्रांस की क्रांति का सबसे स्वरूप जो था वह था बुजुर्वा क्रांति। कौन सा क्रांति था? तो बुजुर्वा क्रांति। प्रश्न आते हैं 17 पे। प्रश्न 17 है कि धरती आबा किसे कहा जाता है? धरती आबा किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को याद कीजिएगा दोस्तों, साथियों जरूर याद करिएगा कि धरती आबा जो है बिरसा मुंडा को कहा जाता है। प्रश्न आते हैं 18 प्रश्न करें कि बिहार में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल जिसको एनडीआरएफ के नाम से जानते हैं, यह किसके लिए अस्थायी कैंप, इसका जो अस्थायी कैंप है वह कहाँ पे स्थापित है? तो ये जो है बिहाटा में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? तो बिहटा जो है वहीं पर जो है एनडीआरएफ की टीम जो है अस्थायी रूप से वहां पे अपना कैंप बना के रहती है। प्रश्न आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या के त्वरित वृद्धि का सबसे प्रमुख कारक क्या हो सकता है? तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। यही जो है सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या की लगातार वृद्धि का सबसे प्रमुख कारक जो है इसे माना जाता है। प्रश्न आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर प्रश्न करें कि पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट जो है केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों को आपस में जोड़ता है। कौन सा घाट है? तो पालघाट है। कौन कौन से राज्य को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। प्रश्न 21 नंबर देखिए। 21 नंबर प्रश्न है कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों को अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानसून जो है कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। मानसून जो है कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं, इसलिए वहां पे जो है कम वर्षा मिलती है देखने के लिए। यहाँ पे जो 22 नंबर प्रश्न है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो जोड़ने वाली जो रेखाओं की श्रृंखला होती है उसे जो है सहभूकंप रेखाओं के नाम से जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश में बात करें तो होमोसिस्मल लाइंस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? प्रश्न आते हैं 23 नंबर। 23 नंबर जो प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम क्या हो सकता है? तो सही आरोही क्रम अगर बात करें इसमें से तो पहले नंबर ब्राजील होगा, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना होगा। ये जो है आरोही क्रम बोला है, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, देखिए साथियों यहाँ पे कुछ गलत दिया है। यहाँ पे अवरोही होना चाहिए, अवरोही होता है और एक आरोही होता है। आरोही के मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही के मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है, इसलिए यहाँ पे गलत है। प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न करें कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो उसका जो जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न देखिए 25 प्रश्न है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो अर्थ हो जाएगा वह होगा आत्म विकास के लिए वास्तविक अवसर, आत्म विकास के लिए वास्तविक अवसर। प्रश्न देखिए 26 प्रश्न है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था पंचायती राज्यों को बल प्रदान करना। क्या था मुख्य कारण? तो पंचायती राज्य को बल प्रदान करना। यहाँ पे देखिए 27 प्रश्न है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितना तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो अधिकतर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो कितना पूछे जा सकते हैं? तो 20 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक के तत्व, जो राज्य नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, इसके मुख्य कारण जो है इसमें से किसको सम्मिलित किया गया है? इसमें तो इसमें जो सम्मिलित किया गया है कल्याण राज्य की स्थापना के लिए। किसमें शामिल किया है? कल्याण राज्य की स्थापना के लिए। प्रश्न देखिए 29
29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। यह संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? तो संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है। प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो उनका नाम हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो यूएसए हो जाएगा, इसके बाद रशिया, रूस होगा, यूके होगा, फ्रांस होगा और चीन। ये जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य माने जाते हैं। यूएसए हो जाएगा, इसके बाद रशिया होगा, यूके होगा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन हो जाएंगे। प्रश्न देखिए 31 प्रश्न है कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? तो देखें तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से बात करें तो विधानमंडल की बैठक बुलाना और उसे संबोधित करना बिल्कुल सही बताया है, यहाँ पे शक्तियां हैं। बी कर है कि विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, यह भी सही है। सी कर है कि अध्यादेश जारी करना और विधानमंडल से पारित विधेयकों की स्वीकृति प्रदान करना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। अब देखिए साथियों 32 नंबर जो प्रश्न है, यह जो प्रश्न है हिंदी इससे रिलेटेड है, हिंदी साहित्य से रिलेटेड है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा। प्रश्न कह रहे 32 की सगुण भक्ति धारा के कवि इनमें से कौन नहीं थे? तो सगुण भक्ति धारा के कवि जो थे कुतुबन जो था, यह सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं है। बाकी रसखान, सूरदास और नंददास ये हो जाएंगे। प्रश्न 33 है प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति किन कवियों ने की? तो प्रेम के पीर की जो अभिव्यक्ति है वह प्रेम मार्गी कवियों ने की। कौन से कवियों ने की? तो प्रेम मार्गी कवियों ने की। प्रश्न देखिए 34 प्रश्न है कि प्रेम मार्गी कवियों पर किसका गहरा प्रभाव पड़ा था? तो किसका गहरा प्रभाव पड़ा था? तो सूफी संप्रदाय के जो थे उनको जो है प्रेम मार्ग के जितने भी कवि हैं उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। 35 प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रेम मार्गी कवियों की रचनाएं कैसी थी? तो प्रेम मार्गी कवियों की रचनाएं जो थी वह ठेठ अवधि में थी। कैसी थी? तो ठेठ अवधि में थी। प्रश्न आते हैं 36 प्रश्न है कि सूरदास की रचनाओं में हमें किसका हृदय ग्राही वर्णन मिलता है? तो जो मिलता है यहाँ पे भक्ति का भी मिलता है, श्रृंगार का भी मिलता है और वात्सल्य का भी मिलता है। तो तीनों विकल्प जो हैं यहाँ पे सही होंगे। प्रश्न आए देखिए 37 प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति अवतरवाद की धारणा से क्या मिलता है? डैश यहाँ पे देखिए ब्लैंक्स दिया, तो इससे जो है परे थी। जो निर्गुण भक्ति अवतारवाद की धारणा जो है इससे क्या है? परे थी। प्रश्न आते हैं 38 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि लहर तारा स्थान का संबंध किस कवि से है? तो लहर तारा का जो स्थान है वह कबीर से रिलेटेड है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 39 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि जायसी का पद्मावत काव्य जो है वह मसनवी शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली में लिखा गया है? तो मसनवी शैली में लिखा गया है। और 40 प्रश्न है कि मगहर और लोई से किसका संबंध है? तो मगहर और लोई से जो है संबंध कबीरदास का है। ए डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो साथियों प्रश्न हम लोग 40 किए। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? जरूर कमेंट करके बताइएगा और जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग दोपहर में ऐसे ही कुछ जरूरी प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को पकड़ के रखिएगा और कहीं मत जाइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।